हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी। लेकिन सीआरपीसी क्या है, हम फुल सेक्शन बाय सेक्शन विद चैप्टर्स और उनके केस लॉस वगैरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको डिटेल में डील कर पाए। पर फिर भी क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स मुझे लगती हैं, मेरे पास लगभग 850 तक ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं। तो वन लाइनर फैक्ट्स के थ्रू हम इसको मतलब बेसिक बेसिक जो सीआरपीसी में है वो हम पढ़ लेंगे। तो ये इसका पहला वीडियो है, इसमें लगभग 75 वन लाइनर इसमें कवर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सीआरपीसी कब आया था, तो ये एनफोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 को। फिर सीआरपीसी के अंदर 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। ये जो सीआरपीसी है ये होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड होता है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एक्सटेंड नहीं होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होने लगा है। फिर ये जो प्रोविजन है चैप्टर 8, 10 और 11 के, वो यहाँ पे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होते, एक्सेप्ट इन केसेस जहाँ पे अगर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर उनकी वो नोटिफिकेशन इशू करके अप्लाई करना चाहे प्रोविजन, तो कर सकती है उनके ऊपर सीआरपीसी के। फिर जो रीजन है यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, वो किसमें स्टेट किए गए थे? स्टेट किए गए थे तो बाय द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट किए गए थे द स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह वाले केस लॉ में इसके बारे में बताया हुआ है। फिर ये जो यूनिक फीचर है सीआरपीसी का, वो है सेपरेशन एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से करना। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सीआरपीसी फॉल करता है कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब इसको अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा भी और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी। तो जैसे स्टेट जो है टाइम टू टाइम अपने हिसाब से अपने स्टेट के लिए अमेंड कर सकता है। जैसे कि अभी हमने लेटेस्ट, मेरे यहाँ पे जो मैं एमपी में हूँ, तो एमपी में 7 जुलाई 2022 को अमेंड किया गया है लेटेस्ट। तो उसको भी कभी मैं किसी वीडियो में डील करवाऊंगा अगर मैं करवा पाए तो। और फिर उसके बाद है ये जो सीआरपीसी है अमेंडमेंट बिल, जो 1994 का है, वो लोकसभा में पास हुआ था 5 मई 2005 को। और जो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 का है, वो कब से एप्लीकेबल हो गया था? तो 23 जून 2006 से। और जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का है, वो कब आया था? तो वो आया था 3 फरवरी 2013 को। फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस है वो कहाँ किसमें दिया गया है? तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। अब बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 2 के ए में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो भी ऑफेंस है वो शॉन होते हैं बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में। और या फिर जो बेलेबल है किसी अदर लॉ टाइमिंग इन्फोर्स में, तो उनको बेलेबल बोलेंगे। फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है अदर, एनी अदर ऑफेंस मतलब। तो यहाँ पे जो ग्रांट ऑफ बेल है वो एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है, मतलब इसमें एज अ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट अगर बेल देना चाहे तो दे सकती है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं कि बेल मिलेगी नहीं, लेकिन ये है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो देना चाहे तो दे सकती है, अदरवाइज नहीं देगी। ऐसा राइट क्लेम नहीं होगा। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है यहाँ पे विदाउट वारंट, और वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है विदाउट सीकिंग परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो ये दिया हुआ है 2C में। और उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो 2L में दिया हुआ है। उसका मतलब होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, और ना ही वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब उसका उल्टा। फिर जो नेचर होता है यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो जनरली बेलेबल एंड सिंपल होता है, मतलब जनरल सेंस में अगर हम समझे, बाकी ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ अलग भी होता है कि बहुत सारे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल भी होते हैं, या मतलब हार्ड भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हम जनरली देखें तो बेलेबल और सिंपल नेचर के होते हैं। इनको इसलिए ऐसा बनाया गया है क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं बहुत छोटी सी बात होती है, अगर ऐसे ऑफेंस को कॉग्निजेबल बना दी तो पुलिस क्या है अननेसेसरी किसी को परेशान कर सकती है। तो ये पर्पस था। फिर जो कंप्लेन है वो प्रोवाइड किया गया अंडर सेक्शन 2D में। तो कंप्लेन का मतलब होता है एलिगेशन जो कि आइदर इन राइटिंग या ओरली करते हैं। अब कंप्लेन किसको की जा सकती है? तो कंप्लेन मतलब कंप्लेन किसके बारे में की जा सकती है? तो बोथ की जा सकती है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के लिए की जा सकती है।
फिर जो कंप्लेन है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती। और कंप्लेंट जो है वो क्या हमेशा किसको की आती है, मैजिस्ट्रेट को की आती है। और जो टर्म इंक्वायरी है उसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है, तो डिफाइन है 2G ऑफ सीआरपीसी में। तो इंक्वायरी का मतलब होता है कोई भी इंक्वायरी जो कि अदर देन ट्रायल जो भी कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। तो इंक्वायरी भी हमेशा कोर्ट ही करता है, लेकिन वो अदर देन ट्रायल होता है, जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं। फिर जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट की जाती है प्रायर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो चार्ज फ्रेम करने के बाद जो भी चीज, मतलब सॉरी, पहले चार्ज फ्रेम करने के पहले जो कुछ भी होगा वो इंक्वायरी होगी। चार्ज एक बार फ्रेम हो गया तो वो ट्रायल चालू रहता है। फिर जो टर्म इन्वेस्टिगेशन है वो डिफाइन किया गया है 2H ऑफ सीआरपीसी में। फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है विद द ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एविडेंस एंड द मैजिस्ट्रेट कांट इंटरफेयर इन इट। तो मैजिस्ट्रेट कोई भी इंटरफेयर इसके अंदर नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है जिससे एविडेंस कलेक्ट किया जाए। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है बाय पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन जो ऑथराइज किया गया है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर जो फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, तो या तो कंप्लेन या एफआईआर। मतलब इन्वेस्टिगेशन कहाँ शुरू होगी, तो सबसे पहले या तो किसी ने कंप्लेन किया होगा या एफआईआर होगा। फिर जो टर्म ऑफेंस है वो कहाँ पे डिफाइन है, तो 2N ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन है। फिर जो टर्म पुलिस रिपोर्ट है वो कहाँ पे डिफाइन है, 2R ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो टर्म है वो डिफाइन है 2U में, और उसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी पर्सन अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 24 में, या फिर जो पर्सन एक्ट कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में भी अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। जनरली 2U में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 24 में दी जाती है। फिर वारंट केस कहाँ पे डिफाइंड है, 2X में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है कि जो भी केस है जिसमें यहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल है विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसकी टर्म जो है एक्सीडिंग 2 years की उसको पनिशमेंट मिलती है। फिर समन केस, तो समन केस का मतलब होता है यहाँ पे कि जो केस है विच इज नॉट वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है। इसका मतलब है केस जिसमें यहाँ पे ऑफेंस जो है विच इज नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो 2 years से ज्यादा की वो पनिशमेंट जिसमें नहीं मिलती वो समन केस होता है। फिर विक्टिम, विक्टिम का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब विक्टिम की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है 2WA में। तो 2WA में क्या बताया हुआ है कि जो पर्सन है यहाँ पे जिसने यहाँ पे किसी भी तरीके का लॉस या इंजरी सफर की है बाय द रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन, जिसके लिए यहाँ पे पर्सन को चार्ज किया जा रहा है। फिर विक्टिम में इंक्लूड होता है विक्टिम का गार्जियन भी और उसके लीगल हायर भी। फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या इंक्लूड होता है, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में यहाँ पे इंक्वायरी एंड ट्रायल भी आ जाता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन में तो लिखा हुआ कि जहाँ पे एविडेंस टेकन ऑन ओथ होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आप डेफिनेशन जहाँ पे पढ़ेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग की तो वो होता है, लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी एंड ट्रायल हो जाता है। दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी के लिए, मतलब सीआरपीसी के पर्पस के लिए जिसकी पॉपुलेशन 1 million से एक्सीड हो जाती है। फिर जो चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, या फिर जो पंचायत अदालत है वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन है एस्टेब्लिश किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सेक्शन 9 में इसके बारे में बात की गई हुई है। फिर यहाँ पे जो असिस्टेंट सेशन जज है वो अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा ऑफ कंसर्न स्टेट का, फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी हुज पॉपुलेशन एक्सीड 1 million। तो ये वाला जो है भी मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर भी हाँ, जो असिस्टेंट सेशन जजेस को आप देख सकते हैं कि वो अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा ऑफ कंसर्न स्टेट का। फिर उसका जो हाई कोर्ट है, मतलब जो एक तरीके से बताते हो असिस्टेंट सेशन जज जो होगा तो क्या होगा कि वो अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कंसर्न स्टेट के फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। फिर यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वो यहाँ पे कंफर कर सकता है पर्सन को जो उसने यहाँ पे होल्ड किए गए पोस्ट उसके द्वारा यहाँ पे अंडर गवर्नमेंट, और उसको कर सकता है ऑल पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सच अ मैजिस्ट्रेट विल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है अगर उसको रिक्वेस्ट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो यहाँ पे किसी भी पर्सन को जिसने कोई गवर्नमेंट पोस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखी है उसको सारी पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की दे सकता है
और वो यहाँ पे जुडिशियल मतलब यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कहलाएगा सेक्शन 13 में। फिर जो यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट होता है फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 साल के लिए होता है एट अ टाइम, एज में बी डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जुडिशियल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, जैसे कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा। और फिर जो लोकल जुडिक्शन होगी यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो अंडर कंट्रोल होगी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वो सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल तो हाई कोर्ट रहते ही है। ये सेक्शन 11 सॉरी सेक्शन 14 बताता है। फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा मतलब सीजेएम जो होगा, वो यहाँ पे रूल्स बना सकता है और स्पेशल ऑर्डर्स दे सकता है टाइम टू टाइम, जो कि कंसिस्टेंट होंगे सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है बिजनेस जो उसके सबऑर्डिनेट मतलब जितने भी उसके जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उस एरिया का, उसी के अंडर में सारे सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उस एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कर सकता है, मतलब उनको वर्क बता सकता है कौन सा सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा। ये सेक्शन 15 बताया हुआ है। फिर जो नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इन डिस्ट्रिक्ट, वो किससे कौन डिसाइड करता है, तो वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेक्शन 16 में। फिर जो भी पर्सन है वो एलिजिबल होगा अपॉइंट होने के लिए एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर उसकी प्रैक्टिस है नॉट लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल की उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, तो वो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक पर्सन जो है वो अपॉइंट हो सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन अगर उसकी केवल तभी जब उसकी प्रैक्टिस जो होगी एडवोकेट की वो नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब कम से कम 10 साल की उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, तब यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। इसके बारे में सेक्शन 24 के सब सेक्शन 8 में बताया हुआ है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज कर सकती है अपॉइंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी 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 यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज है अपॉइंट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और फिर जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी में। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट कर सकता है पुलिस ऑफिसर को एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो डीएम जो है यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को भी एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में करेंगे ट्रायल वगैरह। फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को। मतलब क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब भी हम क्रिमिनल केसेस देखते हैं, क्रिमिनल केसेस जनरली एफआईआर शुरू होते हैं, तो जो विक्टिम की साइड होती है वो हमेशा स्टेट उसकी तरफ से प्रोसिक्यूशन करता है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे हम समझते हैं कि जो स्टेट की ड्यूटी है कि किसी एक्यूज को उसको है कन्विक्ट करवाना, मतलब उसको सजा दिलवाना एक तरीके से कह सकते हैं। और जो विक्टिम है उसकी तरफ से हमेशा स्टेट, मतलब स्टेट की एक ड्यूटी होती है ना किसी को प्रोटेक्ट करना, तो जो स्टेट की साइड होती है, मतलब जैसे कोई भी केस होगा तो शासन मध्य प्रदेश या स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पार्टी का नेम होता है जो अक्यूज होता है। तो जो स्टेट रहेगा मतलब शासन मध्य प्रदेश में कौन रहेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट सॉरी गवर्नमेंट को स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है अपॉइंट होता है सेक्शन 25A में, वो फंक्शन करता है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के। फिर उसके बाद है सेक्शन 25A। तो 25A को इंसर्ट कब किया गया था, तो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 से इंसर्ट किया गया था। फिर जो भी ऑफेंसेस हैं आईपीसी में वो ट्राई की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या फिर कोई अदर कोर्ट बाय विच जो भी ऑफेंस है वो शोन है इन द शेड्यूल टू बी ट्रायल, तो वो ट्रायल करेंगे। मतलब कोई भी ऑफेंस अगर आईपीसी के तो उसको हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ट्राई कर कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, या फिर जिस शेड्यूल में जो फुल कोर्ट बताई होगी वो कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है। फिर अगर किसी अदर लॉ की बात करें तो कोर्ट मेंशन इन सच लॉ, तो जो उस लॉ में जो कोर्ट मेंशन होगी वो उसको ट्राई करेंगी, या फिर वो ट्राई बाय सच कोर्ट। और वेन जहां पे अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो वो ट्राई किया ट्राइबल बाय रहेगा हाई कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट विच द ऑफेंस इज ट्राइबल अंडर फर्स्ट शेड्यूल। तो अगर क्या है कि कोई जो स्पेशल लॉ है उसमें अगर कोई कोर्ट बताया हुआ है तो वो कोर्ट ट्राई करेगी। अगर कोई कोर्ट नहीं बताया गया है तो कौन ट्राई करता है जनरली, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कर सकती है, सॉरी हाई कोर्ट कर सकती है या फिर कोई अदर कोर्ट कर सकती है जो कि शेड्यूल फर्स्ट में डिफाइन की गई है उससे रिलेटेड जैसे ऑफेंस होंगे।
फिर जो ऑफेंस है यहाँ पे जो कि नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और वो कन्विक्ट किया गया एनी पर्सन जो कि अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स है, और उसको अगर कोर्ट के पास लेके आया गया तो उसकी ट्राई कौन करेगा? सीजेएम करेगा, या फिर एनी कोर्ट जो है एम्पावर्ड अंडर चिल्ड्रंस एक्ट 1960। जो चिल्ड्रंस एक्ट 1960 था, अब तो ये हट गया है, मतलब उसको रिपील कर दिया गया है, और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का आ गया है। तो जो भी अगर ऑफेंस किसी बच्चे ने किया है, मतलब जिसकी एज 16 ईयर से कम है, और अगर वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ नहीं दी जाती है, तो उसकी ट्रायल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो स्पेशल एम्पावर्ड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो ट्रायल करेगा। फिर हाई कोर्ट जो है वो पास कर सकता है एनी सेंटेंस जो भी ऑथराइज बाय लॉ है, और सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है वो पास कर सकते हैं ऑथराइज कोई भी सेंटेंस जो भी ऑथराइज बाय लॉ है, लेकिन अगर उन्होंने डेथ सेंटेंस पास की तो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होगा सेक्शन 28 में। या सेक्शन 366 भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है। और फिर जो असिस्टेंट सेशन जज है वो पास कर सकता है जो सेंटेंस है अप टू 10 ईयर्स तक की। ऐसा सेक्शन 28 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब सीजेएम है, वो पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस अप टू 7 ईयर्स तक, और फाइन कितने भी अमाउंट का हो सकता है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सेंटेंस दे सकता है 3 ईयर्स तक की, और फाइन दे सकता है 10,000 रुपीज तक। और एंड मतलब दोनों, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो 3 ईयर की सजा दे सकता है, उसके अलावा फाइन दे सकता है, उसके साथ भी फाइन दे सकता है, जो कुछ भी है। मतलब अगर इम्प्रिजनमेंट दे सकता है तो 3 साल तक का दे सकता है, फाइन देगा तो 10,000 तक का दे सकता है। सिंपल सी बात है। फिर वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर है तो वो 1 साल तक का दे सकता है, और फाइन 5,000 तक का दे सकता है। अब जो है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर इन डिफॉल्ट पेमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30 के वन में दिया हुआ है, मतलब अगर क्या हुआ है कि किसी पर्सन को यहाँ पे पनिशमेंट हुआ है इम्प्रिजनमेंट का, और उसने अगर फाइन नहीं दिया, तो फाइन ना देने के चक्कर कारण उसको कितना पनिशमेंट और दिया जाएगा उसके बारे में 30 के वन में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू विच मैजिस्ट्रेट शैल नॉट एक्सीड 1/4 of the term which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence। तो उस ऑफेंस के लिए जितना मजिस्ट्रेट दे सकता था फाइन नॉर्मली, उसका 1/4 से ज्यादा वो नहीं दे सकता जब भी यहाँ पे किसी को फाइन देगा उसके लिए डेफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन करने के लिए। मतलब इसका एग्जांपल समझिए कि जैसे क्या होता है कि किसी को मैंने 3 साल की सजा दी, तो 3 साल का, अगर 3 साल की सजा के साथ साथ मैंने फाइन भी बोला कि फाइन उसको देना पड़ेगा कितना, जितना भी मैंने 2,000 रुपए का फाइन बोला, अब वो 2,000 रुपए का फाइन नहीं दे रहा है तो उसको कितना जाना पड़ेगा? तो 3 साल का 1/4 जो रहेगा वो उसको जाना पड़ेगा, अदरवाइज देन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन। तो जो डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन करने का जो रहेगा उसका वो अलग रहेगा। मतलब क्या होता है कि जनरली उसको 3 साल तो जो जाना था, जो उसको पनिशमेंट मिली थी, और अगर उसने फाइन नहीं दिया था वो 2,000 रुपए का, उसके लिए उसको 1/4 तक मैक्सिमम टर्म जो रहेगा उतना इम्प्रिजनमेंट उसको और जाना और दे दिया जाएगा। फिर जो इम्प्रिजनमेंट अवार्ड होता है इन द डिफॉल्ट ऑफ फाइन, वो मे बी इन एडिशन होता है टू substantive offense, substantive sentence of the imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate। तो क्या होता है कि जो भी उसने इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट जो पेमेंट ऑफ फाइन जो है वो इन एडिशन होगा, मतलब उसको जो सजा 3 साल की जैसे मैंने दी थी, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, तो वो तो उसको जाना ही पड़ेगा। और जो वो इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन जाएगा वो इन एडिशन जाएगा, मतलब उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा में जाएगा, क्योंकि उसने फाइन नहीं दिया तो वो अलग से उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कि मैक्सिमम अवॉर्डेबल बाय मैजिस्ट्रेट होता है। फिर व्हेन द पर्सन इज कन्विक्टेड एट ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंसेस, अब जब किसी पर्सन को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया और 2 और मोर ऑफेंसेस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया, तो कोर्ट में सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 में आईपीसी में बताया हुआ है कि क्या होता है कि एक जो पूरा सीरीज ऑफ पनिशमेंट के लिए एक पनिशमेंट दी जाती है सीरीज ऑफ एक्ट के लिए। क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर किसी ने सपोज करो कि किसी को 50 स्ट्रोक मारे, तो हर एक स्ट्रोक की सजा अगर 1 साल है तो 50 स्ट्रोक मारे तो उसको 50 साल की सजा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा सेक्शन 71 बोलता है, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए लेकिन जो भी सेंटेंस दी जाती है अगर किसी को कन्विक्ट किया गया 2 या मोर ऑफेंसेस के लिए, तो जो सेंटेंस किया था उसको सेवरल पनिशमेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो कमेंस होगा। मतलब जैसे क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल पहले आपको देता हूँ। सपोज करिए मैंने एक पनिशमेंट किसी को दी, एक नहीं सॉरी 3 ऑफेंसेस की पनिशमेंट दी।
पहले मैंने उसको एक पनिशमेंट दी जो एक ऑफेंस के लिए 3 साल, दूसरे ऑफेंस के लिए 2 साल और तीसरे ऑफेंस के लिए 1 साल। तो जो उसकी पनिशमेंट स्टार्ट होगी वो किस तरीके से होगी, जब वो पनिशमेंट काटने के लिए जाएगा, कमेंट्स होगा वन बाय वन, वन आफ्टर वन मतलब। तो सबसे पहले उसको 3 साल की सजा मिलेगी पहले ऑफेंस के लिए, फिर उसके बाद जब 3 साल खत्म हो जाएंगे तब दूसरे ऑफेंस की पनिशमेंट चालू होगी, फिर उसके बाद जब 2 साल खत्म होगी तब तीसरे ऑफेंस की पनिशमेंट चालू होगी। तो कमेंट्स होता है वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। और अगर यहाँ पे कोई अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट द पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली। तो जब तक कोर्ट अलग से नहीं बता देगा कि ये जो पनिशमेंट है वो कॉन्करेंटली चलेंगी, मतलब एक साथ चलेंगी, तब तक क्या होता है कि जनरली जो पनिशमेंट अगर किसी को एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए मिली मिली है तो वो कंसेक्यूटिवली चलती है, मतलब एक के बाद एक चलती है। अगर कोर्ट ऐसा चाहता है कि एक साथ चले तो वो कंकरेंटली कर सकता है। कंकरेंटली मतलब क्या होता है कि अगर कोर्ट अगर चाहेगा कंकरेंटली देने का तो वो दे सकता है। कंकरेंटली में मतलब क्या सा होता है कि किसी पर्सन को ऐसे पहले 3 साल की सजा मिली एक ऑफेंस के लिए, दूसरे ऑफेंस के लिए 2 साल, तीसरे ऑफेंस के लिए 1 साल। तो क्या होगा कि टोटल में वो 3 साल के लिए जेल जाएगा, जो बाकी 2 साल और 1 साल की सजा थी वो 3 साल के टाइम पीरियड में उसके साथ साथ ही चलती रहेंगी, तो खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे हम डिटेल में तो नहीं पढ़ने वाले, पर जितना मैं फास्ट करके करवा सकता था उतना मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी खत्म कर पाऊँ। फिर अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस है, अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंस देना है किसी को भी, तो यहाँ पे उसको सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया सकता फॉर अ टर्म पीरियड लॉन्गर देन 14 ईयर्स। 14 ईयर से ज्यादा उसको कंसेक्यूटिव सेंटेंस नहीं दिया सकती कोर्ट के द्वारा। कोर्ट की पावर्स की बात कर रहे हैं हम इस वाले सेक्शन, इस वाले पॉइंट में। तो कोर्ट जो है अगर किसी को कंसेक्यूटिव सेंटेंस देना चाहता है तो उसको 14 साल से ज्यादा तो सजा दे नहीं सकता वैसे भी। और एग्रीगेट ऑफ पनिशमेंट जो है वो किसी भी तरीके से ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा जो कि वो कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए सिंगल ऑफेंस के लिए। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो यहाँ पे 3 साल तक की सजा दे सकता है। तो अगर उसको कंसेक्यूटिव पनिशमेंट देना है, उसके पास बहुत सारे, एक ही आदमी ने ऐसा काम किया इसने बहुत सारे ऑफेंस किए और वो सारे ऑफेंस को ट्राई करने के लिए यहाँ पे कॉम्पिटेंट है, तो वो यहाँ पे 3 का डबल कितना दे सकता है, 6 ईयर दे सकता है। तो 6 ईयर तक की कंसेक्यूटिव सेंटेंस वो दे सकता है। और किसी भी हालत में जो रहेगा वो जनरली कोई भी और कोर्ट रहेगा ये जो, वो 14 साल से ज्यादा की नहीं दे पाएगा। और फिर यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, जो सुपीरियर रैंक ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो एक्सरसाइज कर सकता है सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया जिसमें वो अपॉइंट किया गया है, एज में बी एक्साइज बाय सच ऑफिसर। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, जो यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से सुपीरियर रैंक का है, वो यहाँ पे सारी पावर जो है, जो यहाँ पे ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो रहता है वो एक्सरसाइज करता है। वो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो उनके सुपीरियर रैंक का है वो यहाँ पे लोकल लिमिट्स में सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। फिर जो पब्लिक है वो बाउंड टू असिस्ट होगा यहाँ पे मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को, जब भी यहाँ पे रीजनेबली किसी ने एड मांगा है मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ने, ऐसा सेक्शन 37 में दिया हुआ है। फिर सेक्शन 39 है यहाँ पे, वो प्रोवाइड करता है पब्लिक के ऊपर ड्यूटी कि पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो पब्लिक को यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस की इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी पुलिस ऑफिसर्स को, ऐसा सेक्शन 39 में बताया हुआ है। फिर सेक्शन 41 है यहाँ पे, वो बताता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट भी। फिर यहाँ पे अंडर सेक्शन 41A जो है, उसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो इश्यू कर सकता है किसी भी पर्सन को नोटिस और उसको डायरेक्ट कर सकता है जिसके अगेंस्ट उसको रीजनेबल सस्पिक्शन है या फिर उसके पास अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसको मिली हुई है कि ये पर्सन ने किसी भी तरीके का कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा, कि वो अपीयर होगा बिफोर हिम एट सच प्लेस स्पेसिफाइड इन द नोटिस, कि वो यहाँ पे उसके पास में आए, मतलब उससे उनके पास जब उन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पे एक नोटिस इशू करके किसी पर्सन को अपने पास बुला सकता है जब भी उसको यहाँ पे किसी ने कंप्लेन की है, रीजनेबल कंप्लेन है या फिर उसको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पिशन है कि इसने कोई भी क्रेडिबल सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा। तो उस नोटिस में जहाँ पे जो टाइम पीरियड वगैरह मेंशन होगा उस टाइम पीरियड के अंदर उसको वहां पे वो जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कोई भी पुलिस सॉरी यहाँ पे कोई पर्सन है अगर जिसको नोटिस यहाँ पे इश्यू हुआ था अंडर सेक्शन 41A में और वो फेल टू कंप्लाई हो गया टर्म्स ऑफ नोटिस को, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं
जो भी ऑफेंस मेंशन है उस नोटिस में उसके लिए। फिर जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ पे जब भी किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो वो उसको यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे उस पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं कि उसके पास राइट है यहाँ पे एक, कि वो अपने रिलेटिव या फ्रेंड को, जो जिसको भी वो यहाँ पे बताना चाहे वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में, ऐसा सेक्शन 41B में दिया हुआ है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करेगी यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम एवरी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल में दोनों में, मतलब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस कंट्रोल रूम बनाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी और स्टेट लेवल के लिए भी। फिर जो पर्सन है यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है और इंटेरोगेट किया जाता है बाय द पुलिस, वो शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट होगा अपने एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, मतलब जो भी उसकी चॉइस का एडवोकेट है उनसे वो इंटेरोगेशन में मिल सकता है। मतलब जो भी यहाँ पे पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है वो इंटेरोगेट करते टाइम पुलिस से एंटाइटल हुआ कि वो अपने एडवोकेट ऑफ चॉइस जो है उसका, मतलब जो उसकी पसंद का एडवोकेट है उसको उससे मिल सकता है जब भी उसका इंटेरोगेशन किया जा रहा है। लेकिन नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, मतलब लेकिन जरूरी नहीं कि सारे टाइम, जितने टाइम भी उसका इंटेरोगेशन वगैरह चल रहा है हर समय के लिए वो वहां पे अपने एडवोकेट के पास रहे। फिर एनी पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अब यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी ने यहाँ पे कोई एक्यूज है जिसने यहाँ पे कमिट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उससे क्या कर सकते हैं, नेम एंड एड्रेस मांग सकते हैं, और अगर वो रिफ्यूज कर देता है नेम एंड एड्रेस देने से, या रेसिडेंस मतलब एड्रेस मतलब रेसिडेंस भी होता है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 42 में। या मतलब वो नेम एड्रेसेस देते हैं जो फॉल्स भी होता है तो भी यहाँ पे 42 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर जो प्राइवेट पर्सन है वो भी अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को जिसने उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है, सेक्शन 43 में दिया हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे।